गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक टॉपिक है नक्सलिज्म यानी नक्सलवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE। इस टॉपिक को हम यहाँ कवर करेंगे। देखिए, आपका CAPF का एग्जामिनेशन हो या IB का एग्जामिनेशन हो या UPSC या UPPCS, उसमें ये टॉपिक है। BPSC के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक मुझे नहीं दिखता है, अगर इंटरव्यू में ये रेलेवेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट है हमारा कि पहले आप कॉन्टेक्स्ट को बता देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने कहा है कि हम लोग इसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं नक्सलवाद को कम करने में। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो 1967 में नक्सलबारी अपराइजिंग हुई थी CPI-M के द्वारा। नक्सलबारी कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके फैलता गया और जिस एरिया में फैला उसको हम रेड कॉरिडोर एरिया के नाम से जानते हैं। तो रेड कॉरिडोर आज करीब करीब 11 स्टेट में फैल गया है। ठीक है, 11 स्टेट्स आप इसको मेंशन कर देंगे धीरे धीरे करके, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इस तरह से महाराष्ट्र, गढ़चिरौली, तो इस तरह से करके फैलता गया है। देखिए, इसमें MHA ने कहा है कि जो बहुत ही वायलेंट इंसिडेंट्स होते थे तो उनमें कमी आई है। लोगों ने जो नक्सल हैं वो सरेंडर करना शुरू कर दिए हैं, यानी आत्मसमर्पण, और कैजुअलिटीज़ हैं जो फोर्सेस की वो काफ़ी कम हुई हैं। अब चाहें तो डेटा भी दे सकते हैं, बट मुझे लगता है बहुत डेटा देना जरूरी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा है कि 411% सरेंडर बढ़ गया है 2013 से 16 के बीच। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप एनालिसिस पे ध्यान देंगे चूंकि ये मेंस का या रिटन एग्जामिनेशन है। देखिए, अगली बात आती है कि वाई देर इज अ डिक्लाइन, रीजन्स फॉर डिक्लाइन ऑफ, ऐसा क्यों MHA ने क्लेम किया है। तो देखिए, इनका कहना है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल, तो इनकी प्रेजेंस बढ़ गई है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय किया गया है और जो नक्सल के नेता हैं वो सरेंडर करने लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्म्स के साथ। और सरकार की जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, यानी कि अगर कोई नक्सलवादी हो गया है तो उसको कैसे समाज में फिर से रिहैबिलिटेट किया जाए, उसको फिर से पुनर्वास किया जाए, इसके लिए व्यवस्था की गई। फिर सरकार की जो विकास की नीतियां हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स, ये भी इंक्रीज की गई है। ठीक है, और आपको पता है ना कि इंसर्जेंसी बहुत समय तक चलेगी नहीं, उनमें भी एक फटीग आ जाता है। जैसे गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था तो बिपिन चंद्र उसको एनालाइज करते हैं कि किसी भी आंदोलन को लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, तो उनमें भी एक फटीग आ गया है। देखिए, उनके फंड्स में ना कमी आई है, तो फंड्स में कमी आएगी तो क्या होगा, आर्म्स, एम्यूनिशंस, जो भी हथियार वो नहीं खरीद पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि आज नया थ्रेट क्या है, न्यू थ्रेट्स क्या है। तो एक ट्राई जंक्शन यानी जहां पे 3 स्टेट का या 3 जगह का मिलाप हो, तो एक नया बेस ये क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ पे? केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो वहाँ पे इनका प्रेजेंस जो है वो, यानी कि इनका एरिया जो है ना, एक्सपेंस, वो बढ़ रहा है। ठीक है, MHA ने भले कह दिया हो कि हम 106 डिस्ट्रिक्ट से 90 डिस्ट्रिक्ट पे आ गए हैं, बट इनका एक्सपेंस जरूर बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फैलाव का कारण क्या है, रीजन्स या कॉजेज फॉर स्प्रेड। देखिए, क्यों नक्सलवाद फैला। पहला आप कारण बताएंगे कि लैंड रिलेटेड फैक्टर्स थे, यानी भूमि से संबंधित जो कारण है। देखिए, लैंड सीलिंग लॉ बनाया गया था जब लैंड रिफॉर्म्स हो रहा था देश में, तो क्या सीलिंग लॉ को फॉलो किया गया? नहीं फॉलो किया गया। सीलिंग लॉ में बहुत सारे एग्जेम्पशन दे दिए गए, और जो भी कम्युनिटी लैंड था ना, तो उसको जो सोशली डोमिनेंट लोग थे उन्होंने हथिया लिया। ठीक है, जो लैंड का टाइटल सरकार ने दिया भी तो वो लैंड का टाइटल उनको मिला नहीं। जो 5वीं शेड्यूल है तो वहाँ पे जो लैंड से रिलेटेड लॉज हैं उनका बहुत ही पुअर इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो ये कुछ लैंड से रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। दूसरा हो गया शासन यानी गवर्नेंस से रिलेटेड। देखिए, हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है और पब्लिक सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो और जो मतलब पुलिस है ना, वो कई बार अपनी पावर्स का मिसयूज करती है। ठीक है, तो ये भी एक और कारण है कि जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है, तो FRA जो 2006 आया था उसके पहले तक बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे, मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि ट्राइबल्स को उनकी राइट्स मिले या किसी न किसी तरह से समस्याएं क्रिएट करते थे। तीसरा कारण बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। देखिए, सरकार क्या करती है, माइनिंग कराएगी
इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स चलाएगी, पावर प्रोजेक्ट्स चलाएगी। तो ऐसे में क्या पब्लिक पर्पस के नाम पे, पब्लिक पर्पस के नाम पे लैंड का एक्विजिशन कर लिया जाता है, तो उनको तो दिक्कत होगी ना, वो लोग अपने लैंड से काफ़ी अटैच्ड हैं और आपने ऑल ऑफ ए सडन उनको ले लिया। फिर लाइवलीहुड का खतरा इनको लगने लगा, क्योंकि देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत करप्शन है, ठीक है। और मैंने बताया है कि जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी थी उसमें उनकी राइट्स को डिप्राइव कर दिया गया। तो ये आप कई सारे फैक्टर्स को गिना सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से। तो अब हम देखेंगे कि इनिशिएटिव्स क्या क्या सरकार ने लिए हैं। तो देखिए पहला तो इनिशिएटिव है कि नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015। ये किसने लिया था? MHA ने, गृह मंत्रालय का ये स्कीम है, जिससे कि CAPF जो है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो CAPF को फंड दिया जा सके, CAPF को मॉडर्नाइज किया जा सके, और जो स्टेट पुलिस है उनको आर्म्स दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया जाए, रोड की व्यवस्था सही की जाए, मोबाइल टावर लगाए जाएं, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ, एजुकेशन, यानी कि एक तरह से पूरी ओवरऑल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है ये MHA की। अगेन मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स 2017 से 20 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम है कि कैसे पुलिस फोर्स की आधुनिकीकरण की जाए, और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस LWE एरिया में मारे गए हैं तो उनकी फैमिली को कैसे जो है वो सपोर्ट किया जाए, और 35 जो सबसे ज़्यादा नक्सलवाद से प्रभावित ज़िले हैं तो उनको स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस की इसमें बात कही गई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कही गई है। और सेंटर क्या करेगा इसमें? कोबरा क्या है? एक इलीट यूनिट है CRPF का, तो उसको भी सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि इसमें एक और इसमें याद रखेंगे कि मीडिया प्लान स्कीम है इसमें क्या किया जाता है ना कि माओइस्ट जो प्रोपेगेंडा है ना, माओवादी जो अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं, तो उसको भी कर्ब करने की इसमें व्यवस्था है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना पे, जैसे कि रोड्स, मोबाइल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इन पे फोकस है। रोशनी जो स्कीम चलाई गई है, तो इसमें जो गांव के जो गरीब यूथ हैं 27 LWE डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। किस प्रोग्राम के तहत? DDU-GKY, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। तो जो 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा LWE से प्रभावित हैं, उनमें देखिए सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन की भी पॉलिसी है। ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बट इसमें सेंटर जो है ना वो सप्लीमेंट करता है। और ये लोग, अगर मान लीजिए कि कोई नक्सलवादी अपने हथियार के साथ सरेंडर करता है तो उसको ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाता है। और इनको क्या किया गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, स्किल्स दी जा रही है मंथली स्टाइपेंड के साथ। नेक्स्ट है ब्लैक पैंथर बनाया गया है। ये एक स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट फोर्स है छत्तीसगढ़ में, जो कि आपने देखा होगा ग्रे हाउंड्स, तो उसी के तर्ज पे ये बनाया गया। ग्रे हाउंड्स कहाँ था? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो उसी के तर्ज पे ब्लैक पैंथर एक स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट फोर्स है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। देन बस्तरिया बटालियन, बस्तर पता है ये छत्तीसगढ़ में है। तो बस्तरिया बटालियन एक CRPF का बटालियन है जिसमें 534 लोग हैं, और वो सारे के सारे ट्राइबल यूथ हैं, आदिवासी यूथ हैं, जो 4 सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिलों से आते हैं। और इसमें फीमेल का भी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उन्हीं के तर्ज पे उन्हीं को हराया जाए, यही लक्ष्य है। फिर एक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप बनाया गया है जिसमें IB के लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA के लोग, CBI के लोग, ED के लोग और स्टेट पुलिस के लोग MHA के यानी गृह मंत्रालय के अंदर काम करेंगे, ताकि उनकी जो फंडिंग है उनको कम किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है समाधान। मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है, आप नोट डाउन कर लेंगे। ये फिर से अगेन गृह मंत्रालय ने ही शुरू किया है। समाधान में S का मतलब है कि स्मार्ट लीडरशिप, लीडरशिप को बहुत तगड़ा करना है। दूसरा है एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, हमें अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी रखनी है। फिर है कि M से मोटिवेशन, की मनोबल को बनाए रखना है और साथ साथ ट्रेनिंग देना है। A से है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ऐसा इंटेलिजेंस हमें मिले IB के थ्रू, रॉ के थ्रू, जहां से मिल सके। डैशबोर्ड की D से डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, देखिए रियल टाइम बेसिस पे ना हमको डेटा जरूर पता होना चाहिए। H पे है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी बहुत सारी तकनीक का मदद करना है। देन एक्शन प्लान फॉर
ईच थिएटर, देखिए कई थिएटर्स हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर थिएटर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थिएटर, नॉर्थ ईस्ट में अलग थिएटर है, तो इसी तरह LWE के अलग अलग थिएटर के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई जाएंगी, नो एक्सेस टू फाइनेंस, और उनके जो रुपए पैसे उनको जहां से भी मिलते हैं ना उसको काट दिए जाए। देखिए अब कुछ अदर मेजर्स भी हैं, जैसे कि बैंक के ब्रांचेज ज़्यादा खोल दिए जाएं, ठीक है, खोले गए हैं। AIR इन बस्तर ब्रॉडकास्ट रीजनल प्रोग्राम्स, बस्तर में AIR का रीजनल प्रोग्राम शुरू किया गया है। बस्तर में नया रेल लाइन शुरू किया गया है जिससे कि उनकी मार्केट को कनेक्ट किया जा सके और ट्राइबल्स अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। अब देखिए परेशानी कहाँ है, क्या क्या समस्याएं क्या है। समस्या तो यही है ना कि जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका नेग्लिजेंस होता है, उसको सही से फॉलो नहीं किया जाता है। इंटेलिजेंस एंड ट्रेनिंग बहुत ही पुअर है। IPS के डिप्यूटेशन में स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी है। आपने देखा होगा CAPF और IPF के बीच में कितनी फ्यूड्स हैं, केसेस चल रहे हैं। वैकेंसीज स्टेट पुलिस में बहुत ज़्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस में 10,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। वो लोग गोरिल्ला वारफेयर करते हैं, और आपको पता है गोरिल्ला वारफेयर में छुप के कहीं ऐसे जगह से अटैक कर देंगे जहां से उनको पता नहीं लगेगा। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो न केवल इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, बल्कि हम टेक्नोलॉजी एक्विजिशन में भी बहुत देर करते हैं। उनके पास NGO की फंडिंग भी है, ऐसा एलिगेशन है। देखिए अब आगे का रास्ता क्या होगा, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। देखिए हमें छत्तीसगढ़ पुलिस की एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, क्योंकि उनके, और इसको अप्लाई किया जाना चाहिए अदर क्षेत्रों में, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है इससे लड़ने का। देखिए जो नक्सलवाद का जो रूट कॉज है उसको खत्म किया जाए, जैसे कि रोड की व्यवस्था, कम्युनिकेशन की टावर्स लगाई जाए, सरकार की स्कीम्स उन तक पहुंचे, लैंड रिफॉर्म्स किए जाए। केवल ना ही सेंटर कुछ कर सकता है ना ही स्टेट कर सकता है, दोनों को मिल करके, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो कहते हैं ना, सहकारी संघवाद, तो उसके तहत काम करना होगा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या फिर कह ले कि स्मॉल ड्रोन्स, इनका प्रयोग किया जाए, ठीक है। सिविल सोसाइटी को गवर्नमेंट से हाथ मिला करके दोनों को एक साथ चलना चाहिए। आउटरीच प्रोग्राम्स, उन तक हम कैसे पहुंचे, अवेयरनेस, जागरूकता अभियान, इन सबको चलाया जाए। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बनाया गया है, तो इसमें ट्राइबल्स को उनके अधिकार मिलने चाहिए, ये नहीं कि लीगल लूपहोल्स में उसको फंसा दिया। कुछ स्पेशल सेल्स इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, जैसे एंटी एक्सटॉर्शन सेल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल, और ये कौन कर सकता है, स्टेट पुलिस कर सकती है। क्योंकि देखेंगे आप बिहार और झारखंड में ना, ये लोग बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा एसेट क्रिएट कर लिया है। जो BRO है यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए मतलब इसको कॉन्ट्रैक्टर्स को काम नहीं देना चाहिए, जो ठेकेदार हैं। BRO खुद अगर करेगा ना तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। संविधान में जो सेफ गार्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, या फिर जो पार्लियामेंट ने कानून के तहत जो सेफ गार्ड्स बनाए गए हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी सेफ गार्ड्स, इनको उन तक पहुंचाए जाए सही मायने में। जो सरकार की स्कीम्स बनी है उसका फायदा हो, और लैंड रिफॉर्म्स इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में किए जाएं। तो मुझे लगता है अगर आप इतनी बातें नक्सलवाद में आप लिख देंगे तो जरूर आपका हो जाएगा। देखिए एक और चीज आप कर लेंगे कि जो बॉर्डर वाला मैनेजमेंट है ना, कि जैसे भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर, भारत नेपाल का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, उन बॉर्डर्स पे क्या चैलेंजेज हैं, सरकार ने क्या स्कीम शुरू किए हैं और क्या किए जाने की जरूरत है, ये 3 चीज जरूर कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को भी कवर करा दूं, और साइबर सिक्योरिटी को भी आप जरूर कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।